इस्लाम के नाम पर बने देश एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? खासकर जब बात ईरान की आती है तो सऊदी अरबिया से लेकर यूएई तक कई सुन्नी देश उसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? सत्ता, ऑयल और दबदबे का वो खेल छिपा है जिसकी शुरुआत 1979 की एक सुबह से हुई थी। यह कहानी अब सिर्फ प्रॉक्सी या कोल्ड वॉर की नहीं रही। मार्च 2026 में यह टकराव एक बहुत खतरनाक मोड़ ले चुका है। अमेरिका और इजराइल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोइंग लाइन के नाम से ईरान पर एक सीधी मिलिट्री हमले कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, सऊदी अरबिया और यूएई जैसे गल्फ देश जो कल तक सुलह की बातें करते थे, आज अमेरिका और अपने एयर बेस इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहे हैं। वे खुलकर ईरान के खिलाफ हो गए। तो सवाल वही है, आखिर ये मुस्लिम देश अपने ही एक मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब 47 साल पुरानी एक कहानी में छिपा है जो आज एक बड़े टकराव में बदल चुकी है। चलिए समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में करीब 47 साल पीछे चलना होगा। साल 1979 में 1979 से पहले का मिडिल ईस्ट आज से बहुत अलग था। ईरान और सऊदी अरबिया दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही टीम के साथी थे। दोनों में राजशाही थी, दोनों अमेरिका के करीबी थे और दोनों का दुश्मन एक ही था, सोवियत यूनियन का बढ़ता कम्युनिज्म। ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था, जो वेस्टर्न सोच वाले शासक थे। उनकी पार्टियां, उनकी नीतियां सब पश्चिमी दुनिया से प्रभावित थी। वहीं सऊदी अरबिया एक कंजर्वेटिव सुन्नी राजशाही था। दोनों में छोटे मोटे डिफरेंसेस जरूर थे, लेकिन दुश्मनी नहीं थी। वे एक दूसरे को एरिया की स्टेबिलिटी के लिए जरूर मानते थे। फिर आया फरवरी 1979। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। उन्होंने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका और देश निकाले से लौटे 76 साल के धर्मगुरु आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का स्वागत किया। यह सिर्फ एक गवर्नमेंट का बदलना नहीं था, यह एक सोच की सुनामी थी। ईरान अब राजशाही नहीं बल्कि एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। एक ऐसा रिपब्लिक जिसकी फाउंडेशन शिया इस्लाम की रिवॉल्यूशनरी सोच पर रखी गई थी। खुमैनी का सपना सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन को एक्सपोर्ट करने का नारा दिया। उनका मानना था कि पूरी मुस्लिम दुनिया से राजशाही और अमेरिका जैसे वेस्टर्न पावर्स का असर खत्म होना चाहिए। उन्होंने सऊदी अरबिया और दूसरे गल्फ देशों के राजाओं को गैर इस्लामी और अमेरिका का गुलाम कहना शुरू कर दिया। उन्होंने मक्का और मदीना पर सऊदी शाही परिवार के कंट्रोल पर भी सवाल उठाए। सऊदी अरबिया और दूसरे गल्फ देशों के लिए यह सीधा उनके वजूद पर हमला था। अब लड़ाई सिर्फ शिया या सुन्नी की नहीं थी, यह एक नए रिवॉल्यूशनरी धर्म पर बने रिपब्लिक और पुरानी खानदानी राजशाही के बीच की लड़ाई बन गई थी। सऊदी अरबिया को डर था कि ईरान की यह क्रांतिकारी आग उसके अपने देश के शिया माइनॉरिटी को भड़का सकती है और उसकी पावर को चैलेंज कर सकती है। 1979 को इस क्रांति ने ईरान को रातों रात सऊदी अरबिया के दोस्त से सबसे बड़ा सोच का दुश्मन बना दिया। यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो आज इस खतरनाक टकराव की वजह बना है। इसलिए उन्होंने पैगंबर के साथ ही अबू बकर को अपना पहला खलीफा चुना। शिया समुदाय का मानना था कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए और उन्होंने उनके दामाद और चचेरे भाई अली को ही असली वारिस माना। यह पॉलिटिकल डिफरेंस धीरे धीरे धार्मिक और कल्चर बन गया। सदियों तक शिया अक्सर सुन्नी शासकों के नीचे एक माइनॉरिटी की तरह रहे, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति ने इस इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। आयतुल्लाह खुमैनी ने इस पुराने धार्मिक बंटवारे को एक ताकतवर पॉलिटिकल हथियार बना दिया। ईरान ने खुद को दुनिया भर के शिया मुसलमानों के प्रोटेक्टर और लीडर के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा करना हो या इराक में शिया मिलिशिया को सपोर्ट करना, यह सब ईरान की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसे शिया क्राइसिस कहते हैं। यानी ईरान से इराक, सीरिया और लेबनान तक शिया इन्फ्लुएंस का एक कॉरिडोर बनाना। इसके जवाब में सऊदी अरबिया ने खुद को सुन्नी दुनिया के सबसे बड़े लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। उसने अपने ऑयल से मिले बेशुमार पैसों का इस्तेमाल वहाबी इस्लाम, जो सुन्नी इस्लाम की एक बेहद कंजर्वेटिव शाखा है, को दुनिया भर में फैलाने के लिए किया। यह ईरान की रिवॉल्यूशनरी शियाइज्म का सीधा जवाब था। अब हर रीजनल झगड़े को शिया और सुन्नी के नज़रिए से देखा जाने लगा। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मदरसों या मस्जिदों तक ही लिमिटेड नहीं रहा। 1987 में हाजी के दौरान
ईरान से आए यात्रियों ने एंटी अमेरिका प्रदर्शन किए, जो सऊदी सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में बदल गए। इस घटना में सैकड़ों ईरानी मारे गए और दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते टूट गए। धर्म अब पूरी तरह से जियोपॉलिटिक का एक टूल बन चुका था। दोनों देश अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए शिया सुन्नी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। यह एक ऐसा खतरनाक खेल था जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। 1979 के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया ने कभी भी एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक लंबा और डिस्ट्रक्टिव कोल्ड वॉर छेड़ दिया। इस कोल्ड वॉर का मैदान बने दूसरे देश, जहां दोनों ने अपने अपने प्रॉक्सी यानी सपोर्टर ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की। इसका सबसे पहला और भयानक उदाहरण था ईरान इराक वॉर 1980 से 1988 तक। जब ईरान के सुन्नी डिक्टेटर सदाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो सऊदी अरबिया और लगभग सभी गल्फ देशों ने सद्दाम के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी। उन्होंने इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद दी। उनका मकसद ईरान की नई नई रिवॉल्यूशंस को उसी की बॉर्डर्स में दफन कर देना था। यह 8 साल लंबा युद्ध 20वीं सेंचुरी के सबसे खूनी झगड़ों में से एक था, लेकिन इसने ईरान और अरब देशों के बीच दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया। दूसरा बड़ा मोड़ 2003 में आया, जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म कर दिया। सद्दाम एक क्रूर डिक्टेटर जरूर था, लेकिन वह ईरान के लिए एक मजबूत दीवार भी था। उसके हटते ही इराक में शिया मेजॉरिटी पावर में आ गई और ईरान को अपने पड़ोस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल गया। बगदाद में ईरान सपोर्टर्स गवर्नमेंट का होना सऊदी अरबिया के लिए एक बुरे सपने जैसा था। जो शिया क्रिसेंट कभी एक सपना लगता था, अब वह रियलिटी बनता दिख रहा था। इसके बाद 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। इस उथल पुथल ने ईरान और सऊदी अरबिया को प्रॉक्सी वॉर के नए मैदान दे दिए। सीरिया, जब प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ लिबियन शुरू हुआ तो ईरान और उसका लिबियंस प्रॉक्सी हिजबुल्लाह असद को बचाने के लिए कूद पड़े। असद का परिवार शिया कम्युनिटी से जुड़ा है और उनका पावर में रहना ईरान के शिया क्रिसेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके जवाब में सऊदी अरबिया, कतर और टर्की ने असद के खिलाफ लड़ रहे सुन्नी विद्रोह ग्रुप्स को पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया। सीरिया एक प्रॉक्सी वॉर का सबसे भयानक अखाड़ा बन गया। यमन में ईरान ने शिया कम्युनिटी से आने वाले हाउथी रेबल्स को सपोर्ट किया। जब हाउथी ने 2014 से 15 में कैपिटल सन्ना पर कब्जा कर लिया तो सऊदी अरबिया को लगा कि ईरान अब उसकी साउथर्न बॉर्डर पर भी आ पहुंचा है। इसके जवाब में सऊदी अरबिया ने एक मिलिट्री कॉलिजन बनाया और यमन पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। यह संघर्ष आज भी यमन को दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में डाले हुए है। इन प्रॉक्सी वॉर ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। यह दशकों तक चला एक ऐसा शैडो वॉर था जिसमें खून तो सीरिया, इराक और यमन के लोगों का बह रहा था, लेकिन असली लड़ाई तेहरान और रियाद के बीच लड़ी जा रही थी। और यही शैडो वॉर धीरे धीरे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की जमीन तैयार कर रहा था। दशकों से चल रहा प्रॉक्सी और शैडो वॉर का खेल अब एक नए खतरनाक मोड़ पर आ गया है। मार्च 2026 में कोल्ड वॉर का एक हॉट वॉर में बदलता दिख रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोयरिंग लायन नाम दिया गया। इन हमलों का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल ठिकानों और मिलिट्री लीडरशिप को तबाह करना है। ईरान ने इसका जवाब पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ठिकानों और इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमला करके दिया। लेकिन इस बार ईरान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने खेल को पूरी तरह बदल दिया। उसने सऊदी अरबिया, यूएई, कतर और कुवैत जैसी गल्फ देशों के इकोनॉमिक और सिविलियन ठिकानों पर भी हमला किया। दुबई जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स के पास हमले हुए और सऊदी अरबिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। यह गल्फ देशों के लिए एक लास्ट वार्निंग थी। सालों तक वे ईरान के साथ टेंशन कम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ईरान की मिसाइलें उनके अपने शहरों और तेल के कुआंओं पर गिरने लगी तो उनका सब्र टूट गया। उनके लिए अब यह किसी और की नहीं बल्कि अपने वजूद की लड़ाई बन गई। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सऊदी अरबिया, जिसने पहले अपने ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, अब उसने अपनी पॉलिसी 180 डिग्री बदल दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरबिया ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी किंग फाद एयरबेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। यह एक बहुत बड़ा कदम है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि ईरानी हमलों पर सऊदी अरबिया का सब्र अनलिमिटेड नहीं है। इसी तरह यूएई ने ईरान से जुड़े फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि उसकी फंडिंग रोकी जा सके। पहले जो गल्फ देश इस कॉन्फ्लिक्ट का विरोध कर रहे थे, अब उनमें से कई चाहते हैं कि यह ऑपरेशन तब तक ना रुके जब तक ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म ना कर दिया जाए। उन्हें डर है कि अगर ईरान थोड़ी भी ताकत के साथ बच गया तो वह फ्यूचर के लिए उनके लिए और भी बड़ा खतरा बनेगा। आज गल्फ के मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ इसलिए नहीं खड़े हैं कि उन्हें अमेरिका या इजराइल से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि ईरान के एग्रेसिव ने उन्हें कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। यह 47 साल पुरानी दुश्मनी का वो खतरनाक नतीजा है जिसने पूरे रीजन को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आग में झोंक दिया है। तो अब आपकी बारी है। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस बदलते हुए मिडिल ईस्ट के बारे में आपके क्या राय है। क्या यह टकराव एक नए दौर की शुरुआत है, और क्या गल्फ देश का अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है या एक स्ट्रैटेजिक भूल? अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल प्राइम माइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, मुस्लिम देश ही ईरान के खिलाफ क्यों खड़े हैं? जैसा कि हमने इस पूरी कहानी में देखा, इसका जवाब सिर्फ सिया सुन्नी के 14 साल पुरानी धार्मिक डिफरेंस में नहीं छिपा है। यह धार्मिक बंटवारा इस कॉन्फ्लिक्ट की लैंग्वेज जरूर है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट तो पावर, सिक्योरिटी और दबदबे की स्याही से लिखी गई है। ये कहानी 1979 में शुरू हुई जब ईरान की क्रांति ने राजशाही वर्सेस रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। सऊदी अरबिया और गल्फ के देशों ने इसे अपने वजूद के लिए एक खतरे के तौर पर देखा। इसके बाद इस पॉलिटिकल लड़ाई को धर्म का रंग दिया गया। ईरान शिया का लीडर बन गया और सऊदी अरबिया सुन्नी का। दोनों ने अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इस डिवीजन का जमकर इस्तेमाल किया। फिर दशकों तक प्रॉक्सी वार का दौर चला जिसने इराक, सीरिया और यमन को तबाह कर दिया। ये रीजनल दबदबे की एक ऐसी शतरंज थी जिसमें मोहरे कोई और थे और खिलाड़ी कोई और अंत में 2026 के इस टकराव ने यह साफ कर दिया है कि जब किसी देश की अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर सीधा हमला होता है तो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज किसी भी धार्मिक एकता के ऊपर हो जाती है। गल्फ के मुस्लिम देश आज ईरान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वे ईरान को एक एक्सपेंसिस्ट और एग्रेसिव पावर के तौर पर देखते हैं, जो उनके ऑयल वेल्स, उनके शहर और उनकी पावर के लिए डायरेक्ट खतरा बन चुका है। यह कॉन्फ्लिक्ट धर्म के नकाब में छिपा एक क्रूर जियोपॉलिटिकल पावर गेम है, एक ऐसा खेल जिसने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ तबाही और अनसर्टेनिटी की ओर जाता है। यह एक दुखद सच्चाई है कि इस्लाम के नाम पर बने ये देश आज अपनी यूनिटी के लिए नहीं बल्कि अपने गहरे डिवीजन के लिए जाने जाते हैं।